ओके, फेडरल एंड यूनिटरी से स्टार्ट करते हैं। ओके, फेडरल एंड और यूनिटरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या होता है मेरे को बता दीजिए, एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा, एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा। देखो फेडरल और यूनिटरी का, देखो बात सुनो, ना तो इंडिया फेडरल है ना तो इंडिया यूनिटरी है, क्या है बताओ फटाफट। क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल मतलब आधा फेडरल, आधा अधूरा फेडरल। क्वासी का डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, थोड़ा फेडरल, थोड़ा यूनिटरी, मतलब इनकम्प्लीट फेडरल का मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, इनकम्प्लीट फेडरल का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली फेडरल नहीं है, मतलब यूनिटरी का भी फीचर्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल का फीचर्स भी देखने को मिलता है, यूनिटरी का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। सर फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने इंडिया का जो पावर्स है वो डिवाइड करके रखा है वेरियस पार्ट्स में, जैसे कि सेंट्रल हो चुका है, स्टेट हो चुका है, लोकल अथॉरिटीज़ हो चुका है, द पावर्स आर डिवाइडेड, दिस इज नोन एज फेडरल। ओके, फेडरल एंड यूनिटरी का मतलब होता है कि भाई पावर्स अगर कुछ डिवाइडेड नहीं है, सारा जो पावर्स है वो सेंट्रल के पास ही है पावर। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मतलब एकदम बवाल वाला है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोले कि ना तो हम फेडरल लेंगे ना तो यूनिटरी, बेटा हम बीच का सुनेंगे, समझ में आ रहा है, ना तो हम फेडरल लेंगे ना तो हम यूनिटरी लेंगे, हम बीच का सुनने वाले। बीच का मतलब क्वासी फेडरल, ये मतलब अनोखा सा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी फीचर्स देखने को मिल जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोस्ट ऑफ द पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर सेंट्रल के पास है। तो थोड़ा थोड़ा यूनिटरी का फीचर लग रहा है ना भाई, मोस्ट ऑफ द पावर सेंट्रल के पास है भाई, और सेंट्रल और स्टेट जो है, स्टेट लोकल अथॉरिटीज इनके पास भी पावर्स है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा फेडरल का भी फीचर लगता है, तो इसलिए बीच में एक हम लोग नया वर्ड कोड कर देंगे जिसका नाम होता है क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल का समझ में आ चुका है, फेडरल एंड यूनिटरी। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ओ हो भाई साहब, फंडामेंटल्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमोडीज। बताओ फटाफट कौन से आर्टिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। चलो स्टार्ट करते हैं इधर से। सबसे पहले, अच्छा एक चीज़, हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी के। राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल्स है, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 14 to 18 है इधर पे। और बताओ नेक्स्ट बताओ सर जी। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 19 to 22, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। ये जो है ना, ये मेमोराइज कर लेना है भाई इसमें आप, ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ख़त्म होता है वो। सर यहाँ पे सब कुछ तो सही लग रहा है, 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30 सब सही लग रहा है, लेकिन सर यहाँ बीच का जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, 31 गायब है। 31 गायब नहीं है, आर्टिकल 31 क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर अभी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है सर, मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी है सर, इलीगल है क्या सर। नहीं, प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, पापा ने खुद के मेहनत से प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 31 देता था अपने को राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है बाय व्हाट, इसको हटा दिया गया है बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हटा दिया गया है। इसका मतलब सर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी है, बस डिफरेंस यही है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अब क्या है, अब लीगल राइट है। अब क्या है, अब लीगल राइट है। तो अब आर्टिकल ये जो है सर कहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, आर्टिकल 300A में देखने को मिल जाता है अपने को, राइट टू प्रॉपर्टी बाय लीगल फैक्टर। समझ में आ रहा है ना, लीगली आप ओन कर सकते हो, पैसा है तो खरीद लो लीगली, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया बात। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यही चीज़ लिखा है घुमा फिरा के कि यही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था और हटा दिया, 31st आर्टिकल को हटा दिया गया है। उसके बाद वो अब लीगल राइट बन चुका है, पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, अभी लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, क्लियर है बात मेरे। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अच्छे से देखो, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, बहुत बढ़िया वाला चीज़ है। इंडियन सिटीजन्स को ना कौन से प्रकार के राइट्स है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि इंडियन सिटीज़न हो जाए या फिर फॉरेनर हो जाए, इंडियन सिटीज़न हो जाए या फिर फॉरेनर हो जाए, इन दोनों को राइट कौन सा ये पहले बताओ मेरे को, कौन सा पहले जानना है, इंडियन सिटीज़न का या फिर सिटीज़न प्लस फॉरेनर का। देखो मैं इजीली आपको एक चीज़ समझा देता हूँ इंटरेस्टिंग वे में, सो दैट आपको समझ में आ जाए। इंडिया का जो टेरिटरी है भाई मेरे, इंडिया का क्या है भाई, टेरिटरी है कि नहीं है।
हाँ जी सर, इंडिया का टेरिटरी है बेटा, ये इंडिया नहीं है, ये पक्का इंडिया नहीं है, पाकिस्तान लग रहा है। एक सेकंड, ठीक है, ये जो इंडिया, ठीक है, इसके जो टेरिटरी है, इसका जो ज़मीन है, मिट्टी, इसका जो मिट्टी का खुशबू है, समझ में आ रहा है? इसकी मिट्टी में जो भी बंदा खड़ा है, इसकी मिट्टी में जो भी बंदा खड़ा है हिंदुस्तान में, उसको कौन सा राइट मिलने वाला है? देख भाई साहब, आर्टिकल 14 मिलने वाला है, 20 मिलने वाला है, 21, 22, 23, 25, 27 एंड 28। समझो कि नहीं समझे? या क्लियर? तो भाई इंडिया का जो सिटीज़न है उसको गुस्सा आ गया, इंडिया का जो सिटीज़न है वो बोले कि सर तो मेरे को फ़ायदा क्या हो गया, फॉरेनर भी यहाँ पे आ रहा है, पाकिस्तान से भी अगर कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है तो उसको भी सेम ही राइट मिलने वाला है, तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ इंडिया में रह के? मैं जा रहा हूँ कनाडा। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? कनाडा। तो तब बाबा राव अम्बेडकर ने बोला है कि भाई साहब रुक जा भाई मेरे, वो छोड़, कनाडा छोड़ दे, तू इधर पे रुक, मैं तेरे को स्पेशल राइट्स देने वाला हूँ, स्पेशल आर्टिकल्स के थ्रू तेरे को स्पेशल राइट्स देने वाला हूँ, सिर्फ तेरे को मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलने वाला। बोले कि क्या बात सर, क्या बात करें सर? यस, तो आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 13 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। कौन से सिटीजन्स को? इंडियन सिटीजन्स को। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है बात? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट में 3 में सिर्फ एक चीज़ बोला गया है कि ये जो आर्टिकल 15, 17, 18, 20 एंड 24 है, दिस आर एब्सोल्यूट लिमिटेशंस अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर्स। ये हम लोग आगे चलते चलते सीखेंगे अच्छे से, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होने वाला है वो डेफिनेशन अपना है स्टेट का डेफिनेशन बता दीजिए सर। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल और अदर अथॉरिटीज़। सुनो, लोकल और जो अदर अथॉरिटीज़ है ना वो इंडिया के टेरिटरी के अंडर हो और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हो। समझ में आ रहा है? 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को हम लोग स्टेट कहते हैं। इस 3 कंडीशन को हम लोग स्टेट कहते हैं। क्या कंडीशन है सर? एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, और लोकल और अदर अथॉरिटी। सर क्यों एवरी लोकल अथॉरिटी? सर मेरा भी दुकान है सर, मेरा भी लोकल दुकान है सर, एकदम लोकल। सो क्या सर गवर्नमेंट के अंदर में? नहीं बेटा, सुनो, लोकल तो ठीक है, लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर मेरा विद इन द टेरिटरी है सर, पाकिस्तान में नहीं है, मेरा विद इन द टेरिटरी में है सर, अफगानिस्तान में नहीं है विद इन द टेरिटरी, सर चाइना में नहीं है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है सर। लेकिन बेटा आपका जो है ना वो कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, तो उसको स्टेट नहीं कहा जाएगा, उसको स्टेट नहीं कहा जाएगा। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे बंदे बवाल हो चुके। सबसे बड़ा बवाल जो हुआ था वो हुआ था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है? इस केस में बहुत बड़ा बवाल हो चुका था और इस केस में डिक्लेयर कर दिया गया था कि बेटा स्टेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? समझो एक चीज़, स्टेट तो समझ में आ चुका है कि स्टेट किसको कहा जाता है, इसमें स्टेट समझ में आ चुका है, राइट? उसके बाद समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझाया गया है। क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल SBI है, SBI है, ओके? SBI का बहुत सारा प्रिंटिंग फॉर्म्स वगैरह जो है उसके लिए प्रिंटिंग तो दरकार होता होगा। और मैंने क्या किया, SBI के दुकान के सामने, SBI का दुकान नहीं मतलब SBI के ऑफिस के सामने मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, मतलब मैंने अपना दुकान खोल लिया। किस चीज़ का दुकान सर? प्रिंटिंग प्रेस का, ओके, प्रिंटिंग प्रेस का। और SBI का जो वो है ना अपना, किसको कहते हैं वो? हाँ बताओ, ब्रांच मैनेजर को मैंने चाय पिलाया, ठीक है? चाय पिला के बोले कि सर सुनिए ना सर, आपके कुछ भी छोटा मोटा प्रिंटिंग है ना सर यहाँ पे दे दीजिए, मैं कर दूंगा सर प्रिंटिंग, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी हो जाएगा काम और आपका भी हो जाएगा अच्छे से। तो SBI के ब्रांच मैनेजर को मैंने पटा लिया, ठीक है? और फिर मैंने उसका सारा काम जो है मैंने ले लिया प्रिंटिंग का, और मैं धुमाधम मतलब प्रिंट करते जा रहा हूँ। और इतना सारा फॉर्म्स लगता है SBI में, बताया ना, एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेज देते फॉर्म को लेकर। तो सुनो बात, मेरा बात ये है कि तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया कि मैंने बोला भाई मेरा भी तो गवर्नमेंट है, फिर मेरा भी तो, मैं तो गवर्नमेंट का काम ही कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो गवर्नमेंट का ही है, मैं तो गवर्नमेंट का एजेंट हूँ सर, मैं गवर्नमेंट का एजेंट हूँ। ये मैंने बोल के मतलब ढिंडोरा पीट दिया पूरे मार्केट में कि मैं गवर्नमेंट का एजेंट हूँ, मैं, मेरा जो है वो गवर्नमेंट दुकान है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट कंपनी तो सुना है लेकिन मेरा वाला जो है वो है गवर्नमेंट दुकान। तो तब इस चीज़ को रोकने के लिए भाई मैंने तेको काम दिया है, समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा
होशियारी नहीं मेरे साथ। तो ये जो चीज़ है ब्रांच मैनेजर, इसको ये चीज़ का भनक लगा, तब फिर जाके एक मतलब बहुत ही इस चीज़ का बहुत ये चीज़ हो रहा था, ओके, अलग अलग प्रकार के हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट दिया। कौन सा जजमेंट सर? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि एक कोई भी एंटिटी का मतलब वो बताओ, एंटिटी का मतलब कोई भी दुकान, बॉडी, कॉरपोरेट, कंपनी, ये गवर्नमेंट का कब होगा? वो गवर्नमेंट का एजेंट या फिर स्टेट का एजेंट कब कहलाएगा? स्टेट मतलब सर सेंट्रल स्टेट ना बाबा, स्टेट मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट मतलब क्या है? ये स्टेट में ये भी आते हैं पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में आता है, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। तो वो एजेंट कब बनेगा? समझा? एजेंट कब बनेगा? बहुत ही इजी पॉइंट है, मैं हाईलाइट करा दूंगा फटाफट, तो आप देख के समझ जाओगे। आप भी बोलोगे सर ने क्या बढ़िया काम किया। देखो, अगर आपका एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हो जाए सेंट्रल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। किसका शेयर कैपिटल? तेरे दुकान का शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तब जाके तू कहलाएगा गवर्नमेंट का एजेंट। समझ में आ रहा है? या फिर फिनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है इन सो मच टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर। मतलब बताओ सर, थोड़ा हिंदी में समझाओ। देखो, द थिंग इज, फिनेंशियल असिस्टेंट मतलब तुम्हारा दुकान चलने के लिए जो फिनेंशियल पावर जो है, फिनेंशियल कैपिटल जो है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट से ही आ रहा है। ऑलमोस्ट पूरा नहीं, 100% नहीं, 99.99% जो है गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब स्टेट, समझ में आ रहा है ना? तो उससे आ रहा है, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई तेरा तो जो है वो है गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली। अगर आपके पास मोनोपोली स्टेटस है, मोनोपोली स्टेटस तो समझ में आ चुका होगा आपको, जैसे कि रेलवेज क्या है? रेलवे मोनोपोली है। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर आप मोनोपोली का काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मैं अकेला, मेरा बिजनेस, खत्म बात। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, मैं जो कर रहा हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, लीगली नहीं, इलीगली। समझ में आ रहा है? समझो बात। अगर गवर्नमेंट कर रहा है वो चीज़ तब लीगल है, लेकिन अगर मैं समझो एक चीज़, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, उसको कहते हैं मोनोपोली। मैं अकेला मार्केट में हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता। मैं आईफोन दे रहा हूँ 10,000 में, कोई दे सकता है? मोनोपोली मार्केट। समझ में आ रहा है ना? अब एक बात सुनो, बात ये है कि अगर मोनोपोली स्टेटस है, ये सिर्फ मोनोपोली का स्टेटस गवर्नमेंट के पास कंट्रोल में है। समझ में आ रहा है ना? ये अपने नॉर्मल बंदों के पास नहीं है। आप गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक दुकान खोला, आपके सामने एक मिठाई का दुकान खोल लिया, मैंने एक मिठाई का दुकान खोला सामने और एक मिठाई का दुकान खुल चुका है, तो आप गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हो सर मैंने तो मिठाई का दुकान खुला था, ये बंदा फिर से मिठाई का दुकान खुल रहा है, सर इसका क्या करे सर, कुछ करना होगा इस बंदे का सर। तो गवर्नमेंट बोलेगा बेटा सुनो, ये जो मोनोपोली वाला चीज़ है ना, ये अपने ऊपर लागू होता है, तेरे ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपके पास बाई चांस मोनोपोली का कोई स्टेटस है, दैट मीन्स दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द स्टेट, मतलब यू आर बताओ एजेंट ऑफ द स्टेट। समझ में आ रहा है? डीप एंड परसुएसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब स्टेट पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है आपकी दुकान को, ठीक है। फंक्शंस ऐसा है मानो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस जैसा, जैसे कि हॉस्पिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताओ फटाफट। नेक्स्ट है अगर कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर किसी भी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया जाए, किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया जाए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तब मैं बोल सकता हूँ कि भैया ठीक है ये स्टेट है, मतलब सॉरी ये एजेंट है। कौन एजेंट है सर? ये कॉरपोरेशन एजेंट है। किसका एजेंट है सर? स्टेट का। स्टेट मतलब सर, स्टेट मतलब ऊपर 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 ऊपर, स्टेट मतलब ये सारे बंदे मैं हाईलाइट कर दूँ फटाफट। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फिर है और लोकल और अदर ऑथोरिटीज़, लेकिन उसके अंडर में क्या है जो कि टेरिटरी के अंदर हो और कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। समझ में आ रहा है भाई मेरे? बता फटाफट। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, बताओ फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया टॉपिक। चलो आर्टिकल 13 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिकल 13 में अपने को दो चीज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा तो नहीं है आपके इधर पे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 13(1) और 2 जो है अलग अलग है, ठीक है। आर्टिकल 13(1) जो है इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बताओ, हैंडराइटिंग को माफ़ करना, ठीक है। मेरा नॉर्मल हैंडराइटिंग जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें जो है हैंडराइटिंग थोड़ा घटिया दिखाई देगा,
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको कहते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब आर्टिकल 13(1) को, और आर्टिकल 13(2) को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। सर डिफरेंस बताइए सर, इसका मीनिंग क्या है सर, वो हमको बताइए सर। देखो बहुत ईजी है। तो हम लोग अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्लिप्स के ऊपर, ठीक है। पहले इक्लिप्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे सेवरेबिलिटी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं भाई मेरे। पहले इक्लिप्स कर लेते हैं। ओके, इक्लिप्स क्या कहता है सुनो। इक्लिप्स क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है कि 2 प्रकार के लॉस है, एक है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो कि एक एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है। ये तो चल रहा है, एग्जिस्टिंग लॉ जो चल रहा है वो तो चल रहा है नॉर्मल डेज में। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ लगा गवर्नमेंट को कि नया एक फंडामेंटल राइट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नया फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस कराया। अब क्या है दिक्कत बस यही है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा सुपीरियर होता है, फंडामेंटल राइट सुपीरियर होता है या फिर एग्जिस्टिंग लॉ सुपीरियर होता है। अगर आपका आंसर है फंडामेंटल राइट सुपीरियर होता है, तब इक्लिप्स आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर होता है तो फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में 1 2 3 4 5 नए लॉस जो है वो लिखे गए, ठीक है, नए लॉस, न्यू लॉस। और एग्जिस्टिंग लॉ में भी सिमिलर 1 2 3 4 5 इस प्रकार के 5 लॉस एग्जिस्टिंग लॉ में भी है। समझ में आ रहा है। फंडामेंटल राइट्स नया जो लाया गया वो न्यू फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये न्यू है, पुराना वाला नहीं, नया लाया गया। इसमें 5 रूल्स निकाला गया और 5 न्यू लॉस निकाला गया, जिनमें से अब समझो जो नया न्यू फंडामेंटल राइट्स निकाला गया वो जो है ना, उसका जो 1 नंबर का ये लॉ है ये इसके साथ मिसमैच होता है, ये मैच नहीं खाता। समझ में आ रहा है, इनकंसिस्टेंट है। मतलब फंडामेंटल राइट जो बोलता है, देखो कि जो फंडामेंटल राइट बोलता है उसके ऑपोजिट में ही बोलता है ये एग्जिस्टिंग लॉ। समझ में आ रहा है, जो फंडामेंटल राइट बोल रहा है उसके ऑपोजिट में ही बोलता है ये एग्जिस्टिंग लॉ। तो एक पब्लिक ने पूछा कि सर हम फॉलो कौन सा करें, न्यू फंडामेंटल राइट फॉलो करें या फिर एग्जिस्टिंग लॉ फॉलो करें। तो तब इक्लिप्स के तहत पे गवर्नमेंट ने बोला सबको कि देखो जब कोई न्यू फंडामेंटल राइट निकला ना और वो अगर इनकंसिस्टेंट है एग्जिस्टिंग लॉ के साथ, तो बेटा हमेशा फंडामेंटल राइट को ही फॉलो करना है। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ को इक्लिप्स कर लेगा, मतलब उठ के बैठ जाएगा, ढक देगा किसको, एग्जिस्टिंग लॉ को। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। ये कौन कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अभी एक और बात बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये बोलता है कि फ्यूचर में अगर ये फंडामेंटल राइट जो है ना इसको हटा दिया जाए, जैसे कि आर्टिकल 31 को अभी तो हटा दिया गया है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नया फंडामेंटल राइट लाया गया है वो सिर्फ क्या कहते हैं इसको, टेम्पररी रीजन के लिए लाया गया, टेम्पररी पर्पस के लिए लाया गया, फिर इसको हटा देंगे हम लोग, राइट। तो तब क्या हो जाएगा कि अगर न्यू फंडामेंटल राइट लाया गया है और उसको कुछ टाइम बाद हटाया जा रहा है, तो ये जो एग्जिस्टिंग लॉ था ना पहले, ये फिर से जिंदा हो जाएगा, जब तक न्यू फंडामेंटल राइट है तब तक ये डॉर्मेट रहेगा। डॉर्मेट मतलब, डॉर्मेट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी, मतलब जिसका कोई काम नहीं होता। याद है कंपनी लॉ में हम पढ़े थे। तो डॉर्मेट मतलब ऐसा हो जाएगा, सो जाएगा, एग्जिस्टिंग लॉ क्या हो जाएगा, सो जाएगा। और जब न्यू फंडामेंटल राइट को हम लोग हटा देंगे तब ये एग्जिस्टिंग लॉ जो था वो फिर से जाग जाएगा, तब हम एग्जिस्टिंग लॉ को फॉलो कर पाएंगे। ये कौन कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है। इक्लिप्स तो देख लिए, सेवरेबिलिटी क्या बोलता है। तो हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ, आई एम सॉरी, मेरा हैंडराइटिंग बहुत बकवास दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। कभी मेरा नोट्स जो है ना वो आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का कहना है
कि देखो भाई, सिंपल बात है, क्यों इतना मतलब उछल रहे हो आप लोग, इतना क्यों मतलब गम पे डूबे जा रहे हो। जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है और जो न्यू फंडामेंटल राइट है, वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कंप्लीटली ही एक दूसरे से अलग हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ऐसा बोला गया कि एग्जिस्टिंग लॉ में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, फॉर एग्जांपल कि इसमें कुछ लिखा है और इसमें कुछ लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कुछ लिखा है, राइट। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर न्यू फंडामेंटल राइट और एग्जिस्टिंग लॉ क्लैश कर ही रहा है तो एक काम करो ना, आप मैच करके देख लो कि कौन सा क्लैश कर रहा है, ठीक है। अगर 1 और 1 क्लैश कर रहा है तो इसको फॉलो मत करो, एग्जिस्टिंग लॉ को फॉलो मत करो, 1 का जो है ये न्यू फंडामेंटल राइट का फॉलो करो। लेकिन अगर 2 और 2 क्लैश नहीं कर रहा है, दोनों सेम ही है लगभग, ये इसके कॉन्ट्ररी में नहीं है, तो एग्जिस्टिंग लॉ का फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फंडामेंटल राइट तो है ही, एग्जिस्टिंग लॉ का फॉलो करो। बात सिंपल यही है कि इक्लिप्स बोलता है कि अगर न्यू फंडामेंटल राइट लाया गया जो कि उसके अगेंस्ट में बोलता है अपना एग्जिस्टिंग लॉ ऐसा बोलता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो भाई फंडामेंटल राइट को फॉलो किया करो और एग्जिस्टिंग लॉ को भूल जाओ। सेवरेबिलिटी बोलता है कि ज़रूरी ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि सभी जो है वो ऑपोजिट में बोले, सभी एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैरी हो न्यू फंडामेंटल राइट का, ये ज़रूरी थोड़ी ना है भाई मेरे। तो तब बोला गया कि जो देखो इनकंसिस्टेंट है उसको आप फंडामेंटल राइट को फॉलो करो, लेकिन जो इनकंसिस्ट नहीं है ना तो वो आप एग्जिस्टिंग लॉ को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बोला? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बात समझ में आया? हाँ जी, मैं एक नोट जो है वो डिक्टेट करने वाला हूँ, वो नोट आप लिख लो फटाफट, टाइम वेस्ट ना करके। तो लिखो, ये मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो फटाफट। सबसे पहले लिखना है, बोथ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी आर गवर्नड बाय आर्टिकल 13। As per doctrine of eclipse, if a new fundamental right is made which is inconsistent with an existing law, then the existing law will become dormant because fundamental right will eclipse that law. But if in future that fundamental right is removed, then that existing law will again become active and इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? इजी लैंग्वेज में मैंने बोला है, इसको लिख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिखो, ओनली दैट पोर्शन ऑफ लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट विल बिकम डॉर्मेट एंड नॉट द एंटायर लॉ। ये लिख लेना है, ठीक है? बस क्लियर, खत्म। ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अपना राइट टू इक्वालिटी। वो तो बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट ऑफ इक्वालिटी या फिर राइट टू इक्वालिटी, कुछ भी कह लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल्स हैं अच्छे से देखना। राइट टू इक्वालिटी में है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है? ये आर्टिकल से अपना राइट टू इक्वालिटी में। ओके, तो यहाँ से थोड़ा एक बार देख लेंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या बोला गया है। शॉर्टकट में यहाँ पर दिया है, सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर वंस। पहला है अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये सिर्फ आप स्टेट से मांग सकते हो। किससे मांग सकते हो? स्टेट से। ये कौन सा वाला आर्टिकल है? आर्टिकल 14। किससे मांग सकते हो बताओ? स्टेट से मांग सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब महिला पुरुष जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी बेटा कह लो, वो इक्वालिटी जो है आप स्टेट से मांग सकते हो। एक चीज़ समझ लेना, प्राइवेट सेक्टर में ये कुछ नहीं मांग सकते आप। ओके, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में कुछ ये मांग नहीं सकते। राइट टू इक्वालिटी करके कुछ होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर में एक ऐड आया कि मेरे को एक बंदा चाहिए जो कि रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर पाए, ठीक है? रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर पाए। आप गए इंटरव्यू के लिए,
वो बंदा बोले कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं आपको नहीं ले सकता बिकॉज यू आर नॉट अ फीमेल, आई नीड अ फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, आई नीड अ फीमेल कैंडिडेट। लेकिन आपने बताया सर लेकिन जो न्यूज़पेपर में ऐड था उसमें तो लिखा था सर कि कोई भी मतलब जेंडर के बारे में तो लिखा नहीं था सर कि फ़ीमेल या फिर मेल, ऐसा तो नहीं था, ये तो ऑल था, फॉर ऑल पब्लिक। बोले कि देखो हाँ ठीक है, हमने लिखा नहीं था वो कि ऑल था, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ ना आपको कि मेरे को क्या चाहिए, फ़ीमेल कैंडिडेट चाहिए। चलो ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल हो चुका है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फ़ीमेल बंदी गई कहाँ पे, सेम जॉब पे, रिसेप्शनिस्ट के जॉब पे। ठीक है, फीमेल बंदी गई, जब वो गई इंटरव्यू के लिए, वो बंदे बोले सॉरी मैम आई कैन नॉट गिव यू दी जॉब। ठीक है, आप पूछे कि क्यों, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, मैं तो फीमेल हूँ। वो बोले कि मैम योर स्किन इज़ लिटिल बिट डार्क, योर स्किन इज़ डार्क, सो हम आपको नहीं दे सकते। आप बोले ये क्या, ये कौन सा बात होगी, स्किन इज़ डार्क मतलब क्या होता है, मैं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। तो बंदा बोले ठीक है मैम आप जाके केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप केस जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट अ स्टेट, दिस पर्सन इज़ नॉट अ स्टेट। तो ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल्स राइट जितने भी झाड़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ हम लोग स्टेट से मांग सकते हैं और किसी से नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, बताओ। हाँ जी क्लियर है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है आर्टिकल अपना 15 आता है। 15 में क्या बोला गया है, प्रोहिबिशन, ये आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 15। सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अकाउंट्स द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके ऊपर पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो ईजी है आर्टिकल 15। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है थोड़ा देखने वाला चीज़ है, ये आर्टिकल कौन सा है, 16। मतलब एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कौन सा चीज़ है, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब बताओ, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर इसके एक्सेप्शंस भी है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। ओके, तो ये सारे जो एक्सेप्शंस है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ से। 15 हो चुका है अपना। ओके, 15 इज़ डन। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है अपना कहाँ गया, ये आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 एक बार देख लेंगे हम। आर्टिकल 16 में क्या गया, कहा गया है बताओ, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोला गया है। बोले कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत भयानक है, वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेट जो है ना कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला, एकदम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। फिर बोले कि किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, जैसे कि रिलीजन हो जाए, रेस, कास्ट हो जाए, सेक्स हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी, या फिर बर्थ, ठीक है, बर्थ प्लेस हो जाए, इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बोले यहाँ पे, लेकिन इसका जो है ना कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस भी पढ़ना दरकार है। मतलब एक्सेप्शंस मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेप्शंस। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो हाँ जी डिस्क्रिमिनेशन होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इन केसेस में आपके एक्सेप्शंस है। जैसे कि एक नंबर बात है अपना, यहाँ पर मैं एक वर्ड अंडरलाइन करता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर किसी भी जॉब में एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए तब डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब तब एक्सेप्शंस है। मतलब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक बात समझो, इंडिया का लोग तो पागल है, राइट। कोई भी बंदा जाके बोल सकता है कि मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन का नौकरी चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन का नौकरी कोई भी किसी भी बंदे को दे देंगे, या फिर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको मना कर सकते हैं वो लोग, मना कर सकते हैं वो लोग, आपको नौकरी नहीं देंगे अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो। समझ में आ रहा है, बताओ फटाफट, समझो फटाफट। 14 में बोले यहाँ पर कि भाई साहब गवर्नमेंट के पास पावर है। कौन सा पावर सर, बता दीजिए। देखो, बोले गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर बोले, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये लाया गया है, ठीक है ना। बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन आता है, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये दोनों आते हैं। इनके लिए क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ। बोले कि फॉर एग्जांपल जैसे एक
जॉब वैकेंसी है 100, इसमें से कम 30% जो है वो किसके लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। पकड़ लो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हुआ, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हुआ जैसे कि 2017 पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हुआ कि ये जो 30% है ना, ये पूरा जो है नहीं भरा, ओनली 10% जो है उसका क्या हुआ है बताओ, फुलफिल हुआ है। ठीक है, बाकी जो 20% है, बाकी जो 20 सीट्स है वो खाली है अभी भी। ओके, तो ये जो 20 सीट्स है ना, ये वो लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ये वो लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2018 को, 2018 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो 2018 में अगर 30 सीट है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? ये किसके लिए है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना कुछ बताया नहीं, तो मैं शॉर्टकट में ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज अगर आप लॉ पढ़ रहे होते, फॉर एग्जांपल LLB, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा डीपली इसको समझना होता। बिकॉज यहाँ पे देखो क्लॉज 4A और 4B जो है बहुत कुछ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये एम टाइम पास के लिए नहीं दिया हुआ है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अभी के लिए हमारे इधर पे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए है वो हम लोग सीखेंगे। अगर मैं ऊपर आपको बता दूं तो ये बात है कि क्लॉज 4 क्या बोलता है कि रिजर्वेशन पक्का है। ठीक है, रिजर्वेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? 4A में क्या बोले कि रिजर्वेशन पक्का है, रिजर्वेशन हो, 4 में क्या बोले, रिजर्वेशन पक्का है, रिजर्वेशन हो सकता है, रिजर्वेशन का कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, ये 4 वाला बोले। 4A क्या बोले पता है, प्रमोशन जो होता है ना, प्रमोशन किसी भी जॉब में, प्रमोशन जो होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जो प्रमोट किया जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बोला किसने, 4A ने। और 4B ने क्या बोला सर, 4B ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। 4B ने क्या किया, एक सीलिंग लिमिट है 50% का। समझो 50% का सीलिंग लिमिट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये रिजर्वेशन होता है ना किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि ये 2017 का रिजर्वेशन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। फॉर एग्जांपल 2017 का जो रिजर्वेशन है वो कहाँ पर आ चुका है, वो आ चुका है 2018 पे। तो 2017 का रिजर्वेशन 2018 पे आ चुका है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ईयर में 50% से ऊपर चला जाए। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल जो वैकेंसी है, समझो टोटल वैकेंसी अगर 100 है, इसमें से अगर पकड़ लो 60% सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए चला जाए तो जनरल बंदों का क्या होगा, जनरल बंदे तो भूखा मर जाएंगे, जनरल वाले। तो इसलिए बोले कि कैरी फॉरवर्ड करो, जितना ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है करते रहो, लेकिन 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक पर्टिकुलर ईयर में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो यहाँ पे ये 2017 है, 2017 में पकड़ लो 30% से सिर्फ 10%, चलो सिर्फ 5% जो है उसका फिलअप हुआ है, और बाकी कितना परसेंट बताओ, 25% जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो 25% पिछले साल का, इस साल का 30% कितना हो रहा है, 30, 40, 50, 55%। तो ये अलाउड नहीं होगा। 55% हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ 50% तक ही हम लोग अलाउ करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ 50% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये कौन बताए, 4 ने। ठीक है, वो 4 ने बताया। ओके, 4 ने क्या बताया, 4 ने बताया कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सीलिंग लिमिट कितना है 50%। लेकिन 4B क्या पता है, जब 4B आया वो बोले कि ये 50% का जो सीलिंग लिमिट है ना, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। समझ में आ रहा है? ये सर रिलेवेंट है अपने एग्जामिनेशन के लिए? बिल्कुल नहीं सर। क्यों आप फिर बोल रहे हो? बिकॉज मेरे को नॉलेज देना है आप लोगों को। ठीक है, 4 हो चुका है, क्लियर है बेटा? हाँ जी। 5 वाला बताओ, 5 वाला बताओ। 5 वाला हम लोग देख लेंगे अभी, बहुत ईजी है। 5 वाला जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का चर्च है, गवर्नमेंट का चर्च है। चर्च में कौन बैठता है? प्रिस्ट, फादर, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो फादर जी बैठते हैं। मैं एज एन एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोई भी पंडित
अगर जाके बोले गवर्नमेंट को कि सर मेरे को चर्च में फादर का काम करना है, ठीक है, चर्च में प्रीस्ट का काम करना है, तो क्या गवर्नमेंट पंडित को अलाउ करेगा कि वो जाके चर्च में काम करने के लिए? उसका रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए रिजर्व्ड है? जो इस पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं उसके लिए रिजर्व्ड है। समझ में आ रहा है? ये कौन बोलता है सर, ये कौन बोलता है इतना बेकार चीज़? बेकार नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। बोलता है 5 नंबर, ठीक है। पॉइंट 6 क्या बोलता है बताओ? 6 क्या बोलता है बताओ फटाफट, हाँ बताओ। नेक्स्ट है अपना 6। तो 6 में क्या बोला गया है भाई मेरे? 6 में बहुत ही एक सिंपल सा चीज़ बताया गया है। ये बहुत ही रीसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। रीसेंट अमेंडमेंट में क्या बोला गया है? ये 2019 को आया था। जब ये आया था ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने बोला बेटा अब तो सरकारी नौकरी लेकर रहूँगा। ये किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें कोई भी आ सकता है, SC ST वो वाले नहीं, वो नहीं आ सकते यहाँ पे, समझो। यहाँ पे कोई भी आ सकते, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब SC ST को छोड़ के। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो कि क्लास 4 में मेंशन्ड है ना, उनको छोड़ के बाकी सब आ सकते। उनके लिए रिजर्वेशन है भाई मेरे, खुशखबरी 10% रिजर्वेशन आ चुका है अपने लिए, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पे। ये तो रिसेंट वाला था, सबको पता ही होगा, बहुत फेमस हुआ था ये, मतलब चर्चा में आ गया था ये चीज़। कौन लाई? मोदी गवर्नमेंट। आ जाओ इधर फटाफट। नेक्स्ट है अपना अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी एकदम सुपर फास्ट ट्रेन के जैसे जाने वाला हूँ मैं। आप देखो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका क्या है चक्कर सर? इसका चक्कर मुझको समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। बहुत इजी है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब बताओ, छुआछूत का बीमारी जो है वो नहीं कर सकते आप। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, वो क्लियर है भाई, बहुत ईजी है। फिर क्या बताया? फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइटल्स के ऊपर, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यार ये हम लोग का टाइटल्स जैसे रहता है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, उसको क्या टाइटल दिया गया है बताओ फटाफट? द नाइट, ठीक है, द नाइट। उसके बाद बताओ, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया है टाइटल बताओ? सर, उसको सर बुलाते हैं बाहर पे। समझ में आ रहा है? सर सचिन तेंदुलकर ऐसे बोलते हैं भाई। समझ में आ रहा है? ये सारे जो है ना अबॉलिश्ड है इंडिया में। ये आप नहीं बुला सकते किसी भी बंदे को, ये सारे नहीं बुला सकते आप, ठीक है। ये टाइटल्स जो है ना, ये आप लगा नहीं सकते आपके नाम के आगे, एक्सेप्ट कुछ। वो कौन सा है एक्सेप्ट सर, हमको बता दीजिए फटाफट। जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो जाए, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो जाए। जैसे कि मिलिट्री वाला तो पता ही है, कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एकेडमिक मतलब CA, CS, CMA, खुशखबरी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आप लगा सकते हो, ये टाइटल लगा सकते हो आपके नाम के आगे, और कोई नहीं लगा सकता भाई। समझ में आ रहा है? सचिन तेंदुलकर भी नहीं लगा सकता, हम लोग लगा सकते हैं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से ना भाई, ठीक है, फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल आप नहीं मांग सकते। जैसे कि सर वाला जो टाइटल है ना, वो फॉरेन स्टेट से मिला है सचिन तेंदुलकर को। नो पर्सन हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस और ट्रस्ट। अगर कोई बंदा, ठीक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वो अगर कोई भी ऑफिस में बैठा है, जब तक इंडिया के धरती में हो, मतलब इंडिया के सॉइल में आप खड़े हो, बैठे हो अपने चेयर पे, तब तक अगर आप बाहर में कोई आपको सर बुलाता है तो इंडिया में वो सर नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है ना? इंडिया में वो सर नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? तो जब तक इंडिया में हो बाहर वाले बाबू, तो आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा, सर करके, नाइट करके, ऐसे नहीं बुलाया जाएगा, स्पेशल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अनटिल एंड अनलेस आप प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लो। पर प्रेसिडेंट अगर बोले कि हाँ जी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही बंदा है, तब आप बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इकोमोलेटिव और ऑफिस और एनी काइंड फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो दो चीज़ है यहाँ पर, बोले जो फॉरेन से बंदा आके काम कर रहा है, जो फॉरेन से बंदा आके काम कर रहा है, वो उसका अगर नाम के आगे कोई सर्वर लगाया है, तो इंडिया में जब तक आप हो तब तक आपको ये सर्वर से बुलाया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? और कोई बंदा जैसे कि सचिन,
ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अगर आप इंडिया में हो और बाहर के लोग आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टाइटल दिया है ना, तो उस टाइटल को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? बताओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। फिर बताओ सर, फिर बताओ, फिर क्या है सर? फिर है अपना आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है बवाल है। आर्टिकल 19 यहाँ से कर लेंगे हम लोग, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या बोले, किस चीज़ के बारे में बोले बताओ? 6 प्रकार के फ्रीडम दे के रखे हैं आर्टिकल 19, ठीक है। पहला फ्रीडम बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बताओ, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कहीं पर भी आप जमा हो सकते हो, लेकिन जमा तो हो जाना लेकिन विदाउट आर्म्स, मतलब जैसे धरना वरना देने के लिए नहीं बैठते, वो आप कर सकते हो, इट्स लीगल, लेकिन विदाउट आर्म्स। समझ में आ रहा है? फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आप किसी भी प्रकार का एसोसिएशन, गली चप्पर, हर गली में एक एसोसिएशन बैठा होता है कि नहीं, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं पर भी आप जाके रिसाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में जाकर भी आप रिसाइड एंड सेटल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। और जम्मू एंड कश्मीर में जाके आप कुछ भी प्रोफेशन जो है वो कर सकते हो, जैसे भी कुछ भी, ठीक है, प्रोफेशन जो है कर सकते हो। सिर्फ आतंकवादी नहीं बनना, उसके अलावा कुछ भी प्रोफेशन जो है वो कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज उस साइड में थोड़ा दिक्कत है ना, उस साइड में बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई। तो इंडिया के देखो क्या क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इन सब का भी एक्सेप्शंस है भाई, इन सब का भी एक्सेप्शंस है, बताऊंगा मैं बाद में। इधर पहले देख लो, कहीं पर भी जमा हो सकते हो, धरना वरना देने बैठ सकते हो, एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इंडिया के टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हो, सिर्फ कपड़े पहन लेना, ऐसा नहीं। फ्रीली मतलब क्या, मतलब नॉर्मली घूम सकते हो आप, ठीक है। रिसाइड इन सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी टेरिटरी के कहीं पर भी आप बैठ के मज़े लूट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्यूपेशन भी कर सकते हो, कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस कह लो, प्रोफेशन कह लो, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है? हाँ जी बताओ। ये सेक्टर क्लियर हो चुका है एकदम सर, एकदम। फिर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर लेंगे हम। ये मेरा फेवरेट है, रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, स्टूडेंट्स जो है इसको छोड़ के चला जाता है, भाई मेरे रिस्ट्रिक्शंस कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस में क्या बोले, चलो फटाफट हम लोग ये वाला देख लेंगे एक बार, इसमें बोला क्या गया है, बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। परमिशिबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है अपना, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर अपना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। तो कौन सा रिस्ट्रिक्शंस है सर, बता दीजिए एक बार फटाफट, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो पहला है अपना सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ही कुछ बोल दो आप, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, पता है मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी है, राइट, उसकी खुफिया बातें आप जाके चाइना को बता दो, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे जो है रिस्ट्रिक्शन है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, मतलब फॉरेन स्टेट के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन है और आप तो तैयार हो, मतलब आप ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हो कि उसका फ्रेंडली रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए, तो इसके अगेंस्ट में बात बोला गया है। पब्लिक ऑर्डर, कोई भी पब्लिक ऑर्डर पास किया गया है जो कि पब्लिक के हित में है, ठीक है, पब्लिक के हित में, उसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हो, ठीक है। फिर डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब कुछ भी गाली बक रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हो। डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना, जानबूझ के किसी को डिफेम करना। उसके बाद इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ आपने पकड़ लो, कुछ बोल दिया पब्लिक गैदरिंग में, कुछ बोल दिया जिसके कारण पब्लिक के मन में ऐसा भावना आ रहा है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला जाए, मतलब कुछ दुर्गति कर दे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो जो है वो सारे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। फिर आता है अपना आर्टिकल 20, लेकिन आर्टिकल 20 यहाँ पर लिखा नहीं है, सो शैल वी डू इट। आर्टिकल 20, 21 है, 22 भी नहीं दिख रहा है मेरे को, 23 है, फिर 24 भी नहीं है, 23 है एंड या 24 यहाँ पर घुसा कर रख दिया है, 25 है, ठीक है, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 तो नहीं है भाई साहब, 20 करना है, क्यों नहीं करेंगे सर, करेंगे ना सर, आप करा दीजिए,
ठीक है, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे लिख के करा दूंगा आप सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 20, हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। ओके, या डू दिस। सो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 जो है ना वो गारंटी करता है, किस चीज़ को गारंटी देता है? वो गारंटी देता है, वो गारंटी देता है, किस चीज़ का गारंटी देता है बताओ फटाफट। अच्छा, किसको गारंटी देता है? सिटीजन्स को भी देता है और नॉन सिटीजन को भी देता है। ठीक है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन दोनों को गारंटी देता है। सर गारंटी क्या देता है ये तो बताओ। देखो 3 चीज़ का गारंटी है। एक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉस। बताओ, एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस, एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस, समझ में आ रहा है? एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस। उसके बाद बताओ, उसके बाद है अपना दूसरा क्या बताओ सर? दूसरा दिया गया है अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल, बताओ, जियोपार्डी। यहाँ से लिखता हूँ JEO, जियोपार्डी। एक्सप्लेन करूँगा मैं, टेंशन मत लो सर। आप लिखाते जा रहे हो, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हो। देखो नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 क्या है बताओ फटाफट। नंबर 3 है अपना, एक सेकंड, ओके, नंबर 3 हम लोग देख लेंगे अभी। नंबर 3 है अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बताओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बोलो, इंक्रिमिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या है? बताता हूँ आपको एक एक करके। ठीक है, पहला वाला क्या बोले मैं आपको बताता हूँ फटाफट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉस क्या बोलता है अपने को कि सर जी सुन रहे हो? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉस क्या बोलता है कि कोई भी अगर प्रीवियसली, देखो कोई भी मैंने क्राइम किया है, 2017 को, ठीक है, उसी क्राइम का लॉ था जब 2017 को मैंने क्राइम किया था, तब इसका सज़ा था 10 ईयर्स। ठीक है, 2018 को नया लॉ लाया गया, 2018 को नया लॉ लाया गया जिसके लिए सज़ा है 12 ईयर्स। ठीक है, तो मेरा तो सज़ा अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो क्या नया जो लॉ लाया गया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे के ऊपर, या फिर पुराना 2017 वाला ही एप्लीकेबल होगा? पुराना वाला ही एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ। ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कोई भी मैंने ऐसा क्राइम किया है, ठीक है, जिसके लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं था, सिर्फ एक फ़ाइन लगा देते, हल्का फुल्का फ़ाइन लगा देते, उस फ़ाइन को देते ही मैं छूट जाऊंगा जेल से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जेल में भी नहीं लेकर जाते, सिर्फ ऐवे ही फ़ाइन लगा देते थे। ठीक है ना, तो उस चीज़ के ऊपर जो है अपने को अभी फ़िलहाल अगर नया लॉ बनाया गया, मैंने पकड़ लो क्राइम किया 2017 को, अगर अभी नया लॉ बनाया गया, पहले तो क्राइम के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं था, लेकिन अभी अगर नया लॉ बनाया गया और उस क्राइम के लिए पनिशमेंट है, तो पिछले वाले मेरे एक्ट के लिए ना, मैंने जो पिछला एक्ट किया था, ठीक, उसके लिए मुझको अभी नए लॉ के हिसाब से पनिशमेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस। एक्स मतलब पिछला, एक्स समझ में आता है ना, तेरा भी एक्स है, मेरा भी एक्स है, वो वाला एक्स। ठीक है, फिर देखो एक्स परफ्यूम, वो वाला एक्स। ठीक है, एक्स परफ्यूम जो है वो वाला एक्स नहीं, एक्स यहाँ पे मतलब प्रीवियस वाला एक्स, समझ रहे हो?
समझ रहे हो? हाँ जी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए, अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर क्राइम कर रहा हूँ, उस क्राइम के लिए मेरे को दो बार सज़ा नहीं हो सकता, डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता। डबल मतलब 2 बार नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बार हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मेरे खुद के खिलाफ आप मुझको कंपेल नहीं कर सकते गवाही देने के लिए। मेरे खुद के खिलाफ आप कंपेल नहीं कर सकते हो मुझको गवाही देने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? नेक्स्ट हम लोग फटाफट जाते हैं इधर पे। 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बताओ, फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेरे घर में बैठ के आप नहीं रह सकते हो, समझ में आ रहा है ना? तो मेरा प्रोटेक्शन है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझ में आ रहा है? मैं मेरे घर के अंदर घुस के बैठूंगा, आप और मुझको रोक नहीं सकते। मेरे घर पे आके आप बैठ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? मेरा पर्सनल लिबर्टी के ऊपर मेरा हक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्सेप्ट इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल यार, मेरे लॉ ने बोल दिया, लॉ ने बोला है कि आपके ऊपर 24 आवर्स जो है निगरानी रखना है, तो बेटा आपके बेडरूम के नीचे क्या आपके खटिया के नीचे भी बैठ के रहेगा वो पुलिस ऑफिसर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ नहीं कह सकते, आप मेरे लाइफ एंड लिबर्टी नहीं मांग सकते तब, ठीक है, बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर है। समझ में आ रहा है? कोर्ट का ऑर्डर है। राइट टू एजुकेशन है अपना आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 20। तो 21 क्या है अपना? हाँ जी, लाइफ एंड लिबर्टी है कि नहीं? तो इसमें अगर आपको याद है 21 में हमने एक केस डिस्कस किया था, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। जिन बच्चों को याद है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ सर खड़क सिंह का जो केस है मेरे को याद है, और जिन बच्चों को याद नहीं है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देख कर आओ फटाफट जाके, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, नेक्स्ट अपना है 20, ओके, नेक्स्ट अपना है 22। तो 22 में क्या बोला गया है बताओ फटाफट? 22 में बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ पर 22 तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दूंगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है सर? आर्टिकल 22 क्या कहता है सर, बता दो ना। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखो मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 अपने को कहता है कि, एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए तो लिखने के लिए। ओके, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 में ना कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, किसके ऊपर? अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन समझ में आ रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके ऊपर प्रोटेक्शन मिलेगा। किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलेगा सर? 3 प्रकार के प्रोटेक्शन है, A, B और C, ठीक है। ए में बोला गया है आप मेरे को अगर अरेस्ट करने आ रहे हो तो आपको मेरा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है, ऑन विच ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग मी, यू हैव टू टेल मी दैट, ठीक है, ऑन विच ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग मी। ये कौन बोलता है? ए। बी क्या बोलता है बताओ? बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि मेरे पास पूरा राइट है कि मैं अपना खुद का लीगल लॉयर जो है वो अपॉइंट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लीगल लॉयर अपॉइंट कर सकता हूँ, ओके। और बी, ये बी कहता है, ठीक है ना, ये मेरा राइट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी भी केस में फंसा हूँ तो मैं आप खुद का, मेरे चॉइस का लीगल लॉयर मैं अपॉइंट कर सकता हूँ। और सी क्या बोलता है? सी बोलता है कि अरेस्ट का टाइमिंग के ऊपर बोलता है 24 आवर्स के साथ साथ मेरे को किसी भी सामने दूर कहीं पर भी हो जाए मेरे को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना ही होगा मेरे को। कितने घंटे के अंदर? 24 आवर्स के अंदर। और एक चीज़ याद रखना, ट्रैवलिंग टाइम जो है यहाँ पे, ट्रैवल टाइम जो है ना वो कट करके 24 आवर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में आए पुलिस ऑफिसर, चाय पानी पिए, फिर आपको जिप्सी में बिठाए, फिर आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। फिर तो आप बोलेंगे सर इसमें करते करते, फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो आपको अमेरिका से वो लोग पकड़ रहे हैं, तो अमेरिका से इंडिया आएंगे, वो ट्रैवल टाइम क्या इंक्लूड होगा 24 आवर्स में? नहीं। जब इंडिया पहुंच जाओगे तब भी नहीं, जब आप जेल के अंदर बंद होगे, जेल में बंद हो, आप सर रहे हो, मतलब जेल में आपको एंट्री किया, वहाँ से 24 आवर्स के अंदर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होगा। समझ में आ रहा है?
हाँ जी, क्लियर है बात। ये हो गया आर्टिकल 22। और यहाँ पर क्या बताया आर्टिकल 23 में क्या बताया बताओ फटाफट। 23 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो चीज़ आता है, बताओ क्या क्या आता है फटाफट, ए और बी पढ़ा के रखा है मैंने, जल्दी बताओ। ए में क्या आता है, हाँ जी, ए में इंसानों का खरीदा बेची, समझ में आ रहा है, इंसानों का खरीदा बेची, परचेज ऑफ ह्यूमन बींग, परचेज ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, समझ में आ रहा है ना, परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग वो मना है। और बी में क्या बोलता है, बी में बोलता है कि भाई कोई भी चाइल्ड को, अब वो चाइल्ड कौन है, चाइल्ड कौन है भाई, चाइल्ड कौन होता है, 14 ईयर्स ऑफ एज के बिलो को कहते हैं हम लोग चाइल्ड, ठीक है, उसको आप, क्या हो रहा है एक सेकंड, ठीक है, एज 14 ईयर्स का एज है, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते बताओ फटाफट, हाँ जी, आप हैजर्डियस जगह पे काम नहीं दिला सकते, जैसे कि फैक्ट्री माइन या फिर हैजर्डियस प्रोसेस में आप उसको काम नहीं दे सकते, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था इसमें सर, जैसे कि घर पे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को हम लोग गांव से लाते हैं, लाने के बाद हम अपने घर पे रखते हैं और एज अ हेल्पिंग हैंड वो लोग हेल्प करते हैं छोटे मोटे काम में। तो सर वो जो है इलीगल है क्या, वो बेटा इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर में अगर वो इंसानियत है ना, तो आपको क्या करना है, उसको हो सके तो प्रॉपर एजुकेशन जो है, छोटा मोटा कुछ भी घर पे भी अगर आप पाप पर आ रहे हो उनको एजुकेट कर देना, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, 14 ईयर्स ऑफ एज। तो गाँव में जो बच्चे होते हैं उनको तो लेकर आ जाते हैं शहर में, है कि नहीं, वो हमको देखने को मिलता है हर घर में। चलो ठीक है, आ जाओ 24 क्या बोलता है बताओ फटाफट। हाँ, आर्टिकल 23 क्या बोलता है, आर्टिकल वही तो बोला मैंने, आर्टिकल 23 बोलता है ये ए वाला चीज़ और आर्टिकल 24 बोलता है ये बी वाला चीज़, समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो रहा है। 25, 26, 27, 28 कर लेंगे, ठीक है, फटाफट कर लेंगे भाई मेरे। देखो 25 ये है, 25 ये है, 26 ये है, 27 एंड ये है 28, ठीक है। क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोले, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन आपके मनपसंद का, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, ठीक है, इस्लाम हो जाए या फिर क्रिश्चियनिटी हो जाए, तो आप किसी भी आपके मन पसंद का जो है आप चूज़ करके कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर आप मैनेज कर सकते हो खुद से ही, अपने घर पे ही कर सकते हो। फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। देखो रिलीजन एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स तो नहीं लगता, सबको पता है, इसलिए जो बाबा लोग होते हैं ना, समझ में आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार का मंदिर वंदिर खोल के बैठे हो तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। फिर देखो नेक्स्ट, फ्रीडम एज एन अकॉर्डेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्या बोले कि देखो यार, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में अपने को देखने को मिलता है ना कि यार क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर इस्लाम जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन वाला स्कूल में पढ़ रहे हो, हिंदू वाला, इस्लाम वाला स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके ऊपर कम्प्लीटली है वो कि आप उनमें जो उस स्कूल में जो पढ़ा रहा है, मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो करा रहा है, वो आपके ऊपर है, वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, वो आपका फ्रीडम है, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट 28 हो चुका है, फिर 29 कहाँ है, 29 भी नहीं दिए क्या, नहीं दिए सर, 29 बता दीजिए सर आप, 29 मैं बता देता हूँ 29 क्या बोल रहा है। 29 आर्टिकल क्या बोले बताओ, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। अब क्या बताए यहाँ पे बोलते हैं वो लोग कि
दो चीज़ बोला गया है यहाँ पे। जो माइनॉरिटी सेक्टर होता है ना, जो माइनॉरिटी सेक्टर है वो आप खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। आप खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के वहाँ पे आप प्रीच कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। ये बोलता है अपना आर्टिकल 29। क्लियर है। नेक्स्ट बताओ क्या है। नेक्स्ट है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अभी रेमेडीज़ क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या क्या है, फटाफट बता दीजिए सर। रेमेडीज़ क्या क्या है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी। मैं फटाफट करके एक एक करके बोल दूंगा, आपको सिर्फ दिमाग में घुसा के रखना है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है बताओ। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। क्या होता है, हैव द बॉडी। मतलब सर कोर्ट जो है वो पुलिस से पूछ सकता है, कोर्ट जो है वो पुलिस से पूछ सकता है कि ये जो बंदा मतलब बॉडी, ये जो बंदे को आप पकड़ के लाए हो ना, किस बेसिस पे लाए हो, किस बेसिस पे लाए हो। और अगर आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन है नहीं है इस चीज़ का, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन है नहीं इस चीज़ का, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री। क्लियर है। ये हो गया हैबियस कॉर्पस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। बताओ क्या, वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या होता है कि कोर्ट जो है कमांड कर सकता है किसको सर, किसी को भी भाई, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को, पर्सन को, मतलब बंदे को, कोई भी बंदा बंदी, किसी को भी, हर कोई किसी को भी वो कमांड कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करने के लिए, और आपको करना होगा। समझ में आ रहा है। क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी जो है वो हम लोग देखेंगे। क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है, समझ लेना है, ठीक है ना। इन सब को ना ज़्यादा डीपली आपके इधर पे दिया नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको बहुत डीपली मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर जाना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आपके उधर पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि क्वो वारंटो, अच्छा प्रोहिबिशन, पहले तो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन, उसके बाद क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बताओ। कोई भी अगर लोअर कोर्ट, ठीक है, कोई भी अगर, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं कोई जगह निकाल के। हाँ चलो, यहाँ पे ये बढ़िया जगह है, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोहिबिशन। क्या बताओ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, कोई भी अगर लोअर कोर्ट, कोई भी अगर लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा ही केस ले लिया, क्या ले लिया बताओ फटाफट, कुछ ऐसा केस ले लिया जो उसके पावर के बाहर है, जो उसके पावर के बाहर है, तो प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करेगा कौन, हायर कोर्ट। और उसको इस हायर कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करेगा और लोअर कोर्ट को मना करेगा कि इस केस के ऊपर आप डिसीजन नहीं सुना सकते, ये आपके पावर के खिलाफ है, मतलब ये आपके पावर के अंडर में आता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सोचो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, किसी भी आतंकवादी को रिहाई का मतलब ऑर्डर पास कर रहा है, मतलब इसको रिहा कर दो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आ रहा है भाई। पहली बात तो ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आतंकवादी का चीज़ है, और रिहाई कर दो बेटा, फांसी पे लटका देंगे उसको। समझ में आ रहा है ना, तो उसके पावर में नहीं है। तो हायर कोर्ट क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करेगा। पकड़ लो यार, ऐसा हो चुका है कि यार हायर कोर्ट के पास टाइम ही नहीं था, मतलब हायर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, और लोअर कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, ऑलरेडी पास कर दिया। प्रोहिबिशन मतलब ऐसा ऑर्डर पास करने से रोकना, और ठीक है, और पकड़ लो अगर लोअर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया, तब क्या करेगा हायर कोर्ट, तब हायर कोर्ट पास करेगा क्या बताओ फटाफट, सर्टियोररी ऑर्डर। क्या बताओ, सर्टियोररी ऑर्डर, ठीक है। सर्टियोररी ऑर्डर पास करेगा कौन, हायर कोर्ट। सर्टियोररी ऑर्डर मतलब कि जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने सुनाया है ना, उसको स्क्वाश कर देगा। स्क्वाश मतलब उसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल कैसे करेगा, सर्टियोररी ऑर्डर पास करके। कौन पास करेगा, हायर कोर्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड क्लियर, इट इज़ 100% क्लियर। हाँ जी बताओ, ये हो गया। फिर आता है अपना क्वो वारंटो। क्वो वारंटो,
को वारंटो का मीनिंग क्या होता है बताओ? क्यों को वारंटो का मीनिंग ये होता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने पोजीशन का मिसयूज़ नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? ये होता है को वारंटो। क्लियर है? हाँ जी। तो को वारंटो का ऑर्डर होता है, ये एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट पास करता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में, पास करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा देता है कि देखो बेटा, पकड़ लो कोई भी, आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, ठीक है, और उस गवर्नमेंट के बंदे को आप पूछ रहे हो भाई बता तू जो इस पोजीशन पे बैठा है ना, कौन से क्वालिफिकेशन से तू बैठा है इस पोजीशन पे, बताओ मेरे को। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा नहीं बोलेगा आपको। तो अगर आपको वो नहीं बोल रहा है तो आप कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट के पास जाकर बोलो आपको डाउट हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, इसके ऊपर आपको डाउट हो रहा है, और किस बेसिस पे डाउट हो रहा है वो बोलो। कोर्ट क्या करेगा, एक को वारंटो ऑर्डर पास करेगा और इस बंदे के ऊपर इंक्वायरी बिठा देगा और देखेगा कि बंदा जो है यहाँ पर बैठा कैसा है, ये क्या सीरियसली अपॉइंट हुआ है या फिर इसके जगह पे कोई और ही काम कर रहा है। ये मोस्ट पॉपुलर है रेलवेज़ में क्या होता है कि भाई अपॉइंटमेंट होता है किसी एक का, काम करता है किसी और एक बंदा, इज्जत का बात होता है ना भाई, इसलिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हम लोग फटाफट, नेक्स्ट क्या है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये यहाँ से करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से ही शुरू है एक्चुअल में। तो इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, फटाफट देख लेंगे। क्या है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स प्रोडक्शन इन कॉमन डायरेक्टमेंट। इक्वल पे, ठीक है, इक्वल पे किसको देना है, मैन एंड वुमेन को, ठीक है, इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाया करो भाई मेरे। उसके बाद देखो, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, इज़ नॉट अब्यूज्ड एंड सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशन, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। तो यार इसके टूवर्ड्स भी काम किया करो। द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पॉलिसीज़ बनाया करो कि वो लोग सेफ रहे। विलेज पंचायत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो किसी भी पर्टिकुलर विलेज में, वो आप कोशिश करो, ठीक है। कौन कोशिश करेगा? स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट कौन है भाई? गवर्नमेंट। स्टेट के बारे में पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोलो, क्या बोले? हाँ जी, ये सारा भाई बहुत कुछ है, आपको सिर्फ एक बार करके देख लेना, रीड कर लेना, इनका एक पॉइंट है सिर्फ, ठीक है ना। कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, एंडेवर प्रोमोट क्या, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारे जो मैटरनिटी रिलीफ, ये देखो मैटरनिटी रिलीफ, इसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है ना। वुमेंस को मैटरनिटी रिलीफ मिलता रहे, इसके ऊपर भी काम करो, ठीक है। एजुकेशन एंड इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर व्हीकल सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे कर लेना एक बार, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या भाई, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ गो थ्रू कर ले हम लोग एक बार। फंडामेंटल ड्यूटीज़ करना है या फिर कर लोगे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये कर लेना है, ये छोटे बचपन से क्लास 8 से करते आ रहे हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर लेना है, एक बार देख लेना है। जैसे कि रिस्पेक्ट करो किस चीज़ का, आइडियल्स का, अपना आइडियल्स का, ठीक है। नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट किया करो, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। जब सिनेमा हॉल में जाते हो देखने के लिए तो स्टैंड दिया करो, समझ में आ रहा है? खड़े होकर थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो 1 मिनट के लिए। इतना मतलब गंदे हो चुके हैं लोग आजकल, क्या बताऊँ मैं। फिर देखो, जो बंदे इस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए ना, उनको चेरिश किया करो यार, उनको याद में कुछ यार आयोजन रखा करो, ठीक है। जैसे कि भगत सिंह जो है, उनके शहीद जब हुए थे तो उस दिन थोड़ा कुछ किया करो यार, प्रोग्राम बनाओ अपने इसमें, ठीक है, उनको सम्मान करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर जब आपको कॉल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, जब आपको बुलाया जाए तब आप जाओ। मतलब AK-47 आपके हाथ में देकर अगर बोले कि देखो World War III स्टार्ट होने वाला है, कंट्री के लिए आपको फाइट करना है, तब आपको जाना होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसा होगा तो नहीं रियलिटी में, लेकिन फिर भी हो भी सकता है। 2020 है, कुछ भी होता है इस साल में। फिर देखो ये सारे हैं, देखो प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कॉम्पोजिट कल्चर, ठीक है। तो ये सारे एक बार देख लेना भाई मेरे, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करके रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ताजमहल को आँच नहीं आना चाहिए, ठीक है।
ये सारा देख लियो। ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के ऊपर में हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो भाई पार्लियामेंट तो पता ही है, यहाँ पे लिखा क्या है, देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ हुम, विच शैल कंसिस्ट ऑफ हुम, बताओ फटाफट, प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। टू हाउसेस कौन कौन, हाउसेस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। बताओ हाउसेस ऑफ द पीपल मतलब कौन, लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा। समझ में आ रहा है, लोक एंड राज्य। तो ये जो है इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। ओके, तो प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोग देख लेंगे कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्या बोला गया है। ओके, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हम लोग देख लेते हैं। पावर्स क्या क्या है, देखो प्रेसिडेंट के पास 4 प्रकार के पावर्स रहता है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एक है मिलिट्री पावर, एक है लेजिस्लेटिव पावर, एक है जुडिशियल पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इस चीज़ का पावर किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। मिलिट्री पावर, जैसे कि कोई भी कंट्री के, देखो वार लिखा है इधर पे, समझ में आ रहा है, कोई भी कंट्री के बीच में पकड़ लो, इंडिया, ठीक है, इंडिया और पाक, इन दोनों के बीच में अगर कोई वॉर हुआ, ठीक है, वॉर हुआ, तो ये जो वॉर है ना, ये कौन लगा सकता है, पीएम लगा सकता है? नहीं, पीएम नहीं लगा सकते। पीएम के अंडर में, पीएम के कंट्रोल में नहीं रहता मिलिट्री, मिलिट्री कंट्रोल में रहता है प्रेसिडेंट का। समझ में आ रहा है, प्रेसिडेंट साहब अगर बोले कि जाओ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, तो वो लोग वेट नहीं करेंगे पीएम के लिए, सीधा जाके हमला कर देंगे। समझ में आ रहा है, मिलिट्री पावर रहता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर है। उसी प्रकार लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, एक बार देख लेना, ये सारे एक्सप्लेन हो चुका है पहले भी। पावर टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस, पावर टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस। अच्छा, इस चीज़ को ऊपर एक बार डिस्क्रिप्टिवली देख लेते हैं। जगह चाहिए मेरे को, जगह चाहिए, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाओ। ओके, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही ईजी है, एक बार ध्यान लगा के देखना है, एक बार देखोगे तो सब कुछ अंदर में समा जाएगा। प्रेसिडेंट कौन कौन सर, प्रेसिडेंट ओके, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या है, पावर है, मतलब ऑर्डिनेंस पास करने का पावर। अभी ऑर्डिनेंस चीज़ क्या होता है समझो अच्छे से, ठीक है, समझो अच्छे से। ये एक टेम्पररी लॉ होता है। क्या होता है बताओ फटाफट, क्या होता है टेम्पररी, टेम्पररी क्या होता है, लॉ होता है। अंडरस्टूड, ये एक टेम्पररी लॉ होता है। अब ये कब पास किया जाता है, आप समझो एक चीज़, ये पास कब किया जाता है, जब बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोक एंड राज्य, जब बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट क्या हो, बंद हो, इज क्लोज्ड। समझ में आ रहा है, जब बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर क्लोज्ड, तब जाके प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करे। ऑर्डिनेंस पास क्यों करना है सर, एक चीज़ समझो, कुछ मतलब विपत्ति, ऐसा सिचुएशन आ चुका है कंट्री के अंदर कि मेरे को अभी के अभी एक नया लॉ चाहिए। और नया लॉ कैसे पास होगा, कोई भी पर्टिकुलर लॉ या फिर एक्ट कब पास होता है, जब वो वोट के थ्रू निकलता है, वोटिंग के थ्रू निकलता है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट तो बंद है सर, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है ना बंद है, तो ये नया लॉ कैसे पास किया जाएगा। अब नया लॉ जो है वो तो इमीडिएटली चाहिए हमको, तो वो जो नया लॉ है ना वो प्रेसिडेंट साहब पास कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। अब इस ऑर्डिनेंस का कुछ लिमिटेशन से अच्छे से देखना, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपको, ये कौन पास करता है, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब पास करते हैं ऑर्डिनेंस। अब सुनो, जब तक लोकसभा और राज्यसभा बंद है तब तक तो ये ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस मतलब क्या, ये जो टेम्पररी लॉ है ये पब्लिक फॉलो करेगी। कौन फॉलो करेगा, पब्लिक। जो कुछ भी लिखा है वो पब्लिक फॉलो करेगा नया लॉ में, ठीक है। लेकिन ये टेम्पररी है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इसको परमानेंट कैसे बनाए,
जब लोकसभा एंड राज्यसभा खुल जाएगा तब उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर, बताओ, विदिन 6, तो ये जो है 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास करना होगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट पे। ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना होगा। अगर ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास नहीं किया तो ये जो लॉ है ना, मतलब टेम्पररी लॉ है ना, इसको रोक दिया जाएगा, पब्लिक इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये एलैप्स हो जाएगा और ये जो है इसका वैलिडिटी नहीं रहेगा। सो दैट ये एक टेम्पररी लॉ है, इसको परमानेंट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पार्लियामेंट में इसको पेश करना होगा 6 हफ्ते के अंदर अंदर। बट ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ। इतना समझ में आ रहा है? एग्जाम में आ गया तो सकोगे। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? ये सेक्शन गवर्न करता है सेक्शन नहीं, कौन सा आर्टिकल गवर्न करता है? 1, 2, 3। आर्टिकल कौन सा? 1, 2, 3 गवर्न करता है किसको? ऑर्डिनेंस को, पास्ड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, और एक चीज़, ऑर्डिनेंस जो है ना और एक बंदा पास कर सकता है। कौन पास कर सकता है? ऑर्डिनेंस और एक बंदा पास कर सकता है। वो बंदा कौन है? वो बंदा है अपना गवर्नर। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। क्यों पास करना है? सिंपल बात है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बंद पड़ा रखा है। ठीक है, बहुत टाइम से बंद है लेजिस्लेचर, और मेरे को इमीडिएटली एक न्यू लॉ पास करना है। क्यों? बिकॉज सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि मेरे को एक न्यू लॉ तो पास करना ही है अभी के अभी। ठीक है, भले ही ये टेम्पररी लॉ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने को परमानेंट बनाना है। परमानेंट कब बनाएंगे? वही 6 वीक के अंदर अंदर मेरे को परमानेंट बनाना है। ये 6 वीक कब से? जब ये लेजिस्लेचर खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेचर खुला है जनवरी 1 तारीख में खुला है क्या लेजिस्लेचर, तो जनवरी 1 तारीख से कम 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 वीक मतलब 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये जो टेम्पररी लॉ है ना, टेम्पररी न्यू लॉ आपने पास करके रखा है ना गवर्नर साहब, इसको क्या करना है? इसको परमानेंट बनाना है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बनाना है? परमानेंट। तो ये हो चुका है पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ओके, राज्यसभा का एक बार देख लेना, रीड कर लेना बस ये, फिर लोकसभा का भी रीड कर लेना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एक बार देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अपन आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन अ स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन अ स्टेट, अभी इस चीज़ को जब हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, तो इस चीज़ को हम लोग एक बार लिख के पढ़ेंगे सो दैट अपने को समझ में आ जाए। देखो बहुत ईजी है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर, अच्छा लेजिस्लेचर कहाँ पे होता है? स्टेट में। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेचर। लेकिन गजब का बात क्या पता है, किसी स्टेट में अपने को तो पता है कि यार हर स्टेट में एक हाउस जो है वो तो बनता ही है कि नहीं? बताओ। लेकिन किसी स्टेट में उसके लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस रहते हैं। ओके, 1 और 2, 2 हाउसेस रहते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। पहला बात तो क्या है कि फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, देखो अच्छे से, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैविंग 2 हाउसेज, उसमें 2 हाउस रहेंगे। मैंने बोला था किसी स्टेट के लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज रहेंगे। कौन से स्टेट है? देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया गया है, नीचे देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, ये वाला अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 हाउसेज है। ये जो है ना, ये जो स्टेट है, इस स्टेट के लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस है। समझ में आ रहा है? इन हाउसेस को बोला क्या जाता है? अब बात तो ये है कि इन हाउसेस को बोला क्या जाता है। देखो इजी है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। Where there are 2 houses of legislature of the state, one shall be known as legislative council and the other as legislative assembly. ठीक है, and where there is only 1 house, it shall be known as legislative assembly. देखो फटाफट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के स्टेट में 2 हाउसेस है, एक स्टेट 1 हाउस 2 हाउस, ठीक है, 2 नंबर हाउस। पहले हाउस को क्या बोलेंगे हम लोग? पहले हाउस को बोलेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरे हाउस को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और पकड़ लो ऐसा कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टेट, छोटा मोटा स्टेट नागालैंड। इस स्टेट में सिर्फ इस स्टेट के लेजिस्लेचर में सिर्फ एक हाउस है। अब इस हाउस को क्या कहते हैं हम लोग? बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? इजी है और कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट। फिर गवर्नर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, समझ में आ रहा है? गवर्नर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे 3 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। गवर्नर कैन नॉट प्रोम्युलेगेट एनी ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या है चीज़? मैंने बताया आपको कि गवर्नर भी क्या कर सकता है, गवर्नर भी हाँ जी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन 3 केस ऐसे हैं जब गवर्नर ये ऑर्डिनेंस जब पास करेंगे तो तब प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होगा। प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया तो नहीं पास कर सकते। कब? देखो, इफ़ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कुछ ऐसा बिल पास करना चाहता है गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। एक ऐसा बिल पास करना चाहता है गवर्नर जो कि पहले से ही रिजर्व्ड है, डीम्ड रिजर्व्ड, किसके लिए? प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ सिर्फ प्रेसिडेंट पास कर सकता है। नेक्स्ट बताओ, एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would under this constitution have been invalid under having been reserved for the consideration of the president। मतलब समझो कि स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई मतलब ऑर्डिनेंस लाना चाहता है, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लेना चाहता है जहाँ पे इस ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसमें प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, जो कि विदाउट प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना ये ऑर्डिनेंस पास ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीज़ जो है गवर्नर क्या करेगा? रिजर्व्ड करके रखेगा। इस ऑर्डिनेंस का कुछ चीज़ जो है गवर्नर क्या करेगा? रिजर्व्ड करके रखेगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, बिकॉज प्रेसिडेंट का कंसेंट यहाँ पे दरकार है। अगर प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं देता है तब नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऐसा ऑर्डिनेंस लेना चाहता है जिस ऑर्डिनेंस के प्रोविज़न में कुछ ऐसा लिखा है जो कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, तब गवर्नर जो है वो जो पोर्शन जहाँ पे लिखा है कि जिस जगह पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी है वो गवर्नर जो है वो अप्रूव नहीं कर सकता, उसमें प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना होता है, प्रेसिडेंट ही अप्रूव करेगा। समझ में आ रहा है? ये 3 चीज़ है। क्लियर है भाई मेरे? आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जुडिशरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ये रीड करना है सिर्फ। ओके, एक बार रीड कर लेना, इजी है। यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, देखो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड। ठीक है, ये रीड कर लेना है। हाई कोर्ट्स के ऊपर लिखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़। ओके, सिर्फ एक दो लाइन जो है रीड कर लेना। बेसिक प्रोविजन, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट्स हो गया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशरी मैजिस्ट्रेट हो गया, जस्टिस मैजिस्ट्रेट हो गया। तो ये सारे जो है देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके रखा है। ये सिर्फ छोटा सा डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन पर लेना है। जस्टिस मैजिस्ट्रेट, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स। ओके, अंडरस्टूड। फिर देखो, अच्छा, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स जो है इसका कंसेप्ट एक बार मैं बोल देता हूँ। देखो क्या बोला गया, बिसाइड द कोर्ट्स विच पार्ट फ्रॉम द जनरल जुडिशियल सेटअप देयर आर होस्ट टू स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स डीलिंग विद डायरेक्ट टैक्स, लेबर, कस्टम, क्लेम्स फॉर एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल्स, कॉपीराइट, इन्वायरमेंट, एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट में भी। समझ में आ रहा है ना? तो ट्राइब्यूनल्स जो है वो बिल्ड किया गया है
स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, समझ में आ रहा है ना कि ये जो है फॉर एग्जांपल लेबर के कारण, ठीक है, लेबर का कोई केस आया है, कस्टम का कोई केस आया है, ठीक है, कस्टम के कारण कोई केस उठा है, समझ में आ रहा है, क्लेम फॉर एक्सीडेंट कॉस्ट बाय मोटर व्हीकल, कॉपीराइट का कुछ क्लेम आया है, समझ में आ रहा है, कॉपीराइट का कुछ केस है, इन्वायरमेंटल का केस है, एंटी कंपीटिटिव एग्रीमेंट का केस है, कंपनीज एक्ट का कोई केस है, तो ये सेबी का कोई केस है, सेबी, ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है भाई मेरे। क्या कहते हैं हम कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ एपिलेट, देखो नेशनल कहते हैं, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एक तो होता है कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT, नेक्स्ट क्या होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, फिर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल NCLAT। यहाँ पे केस लड़ा जाता है, अगर इसमें सेटिस्फाइड ना हो तो NCLAT में हम लोग अप्लाई करते हैं, ओके, अपील करते हैं। अगर इसमें भी अगर पसंद नहीं आया तो बेटा हाई कोर्ट है ना, सर हाई कोर्ट का भी पसंद नहीं आया तो बेटा सुप्रीम कोर्ट है ना। ये अपीलों का देश है इंडिया, समझ में आ रहा है ना, अपील करते रहो। रिट जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हैबियस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो दोबारा एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, ये सारा कुछ हो चुका है। फिर आ गया अपना मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो रीड करना है भाई साहब, ये पूरा रीड करना है, सिर्फ कुछ नहीं गया है यहाँ पे, सिर्फ रीड करने का पोर्शन है यहाँ पे। तो इसको लेके अपन का जो है हम लोगों का दी एंड होता है यहाँ पे, ओके, अपना रिवीजन क्लास दी एंड होता है।